गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रायंगल त्रिभुज में बेसिक कंसेप्ट लेंगे जो कि अध्याय 6 है और इसमें मुख्य रूप से सर्वांगसम और समरूप आकृति के बारे में आज हम बताएंगे। बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। समरूप और सर्वांगसम आकृति में सर्वांगसम आकृति के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे। फिर भी हम सर्वांगसम के बारे में भी बताते हुए समरूप की आकृति के बारे में बताएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमें समरूप आकृति के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट मिलना है आज और 5 बेसिक कंसेप्ट को आपको दिया जाएगा। अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट को सही तरीक़ा से ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इस पर आधारित जितने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या स्कूल में पूछे जाते हैं या आप बनाते हैं तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए इसमें क्या है। सर्वांगसम आकृतियाँ, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स के बारे में जानेंगे आज। कॉन्ग्रुएंस फिगर, सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है। सर्वांगसम आकृतियों के बारे में सबसे पहले ये जान ले कि सर्वांगसम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वांगसम, सभी अंग समान। ऐसे कर ले, अगर अंग की बात किया जाए तो एक हाथ है और एक हाथ मेरा ये है और इस पर हम रखते हैं तो पीछे का हाथ दिखाई नहीं पड़ता, पूरा का पूरा ढक लिया, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। और सर्वांगसम आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा भी हम बताएंगे। देखिए इस पर दिया हुआ है, ये पहले वाला जो सर्वांगसम आकृति त्रिभुज 2 सेंटीमीटर का बना हुआ है। इसमें क्या देखते हैं, समान आकार और आमाप दोनों बराबर है। लिख भी दिया गया समान आकार एवं समान आमाप, यानी कि 2 सेंटीमीटर भुजा का ही एक त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर की जितने सारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे वो क्या होगा, सर्वांगसम आकृतियाँ होगी। सर्वांगसम आकृतियाँ की परिभाषा क्या करेंगे, वैसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिसके आकार और आमाप दोनों समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। और सर्वांगसम आकृतियाँ के का जो चिन्ह होता है वो होता है आपको कैसे, ऐसे क्या होता है, सर्वांगसम आकृति का वो सर्वांगसम के चिन्ह को ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक है। आकार और आमाप, आकार क्या होता है, ये त्रिभुज के जैसा दिखता है। ये क्या है, ये त्रिभुज के जैसा दिखता है, आकार हो गया। और आमाप, ये जो जिसका इसका आमाप होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, आमाप बराबर होगा और दिखता त्रिभुज के जैसा दिखता। तो वही हो गया समान आकार और आमाप, शेप और साइज दोनों इक्वल होता है। तो वैसी ज्यामितीय आकृतियाँ आपको क्या कहलाएगा, सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाएगा। ठीक है। अगर इसके स्थान पर हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ले लेते हैं, ढेर सारा वृत्त ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेंगे, 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ले लेंगे बहुत, तो क्या होगा, सब क्या होगा, सर्वांगसम आकृतियाँ होगा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब दूसरा में समरूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे। समरूप आकृति में कि देखिए, समरूप आकृति को देख करके समझ जाइए ये कैसे दिखता है। सिमिलर फिगर्स के को देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक के फिगर को देखिए और इसके बारे में डिफिनेशन खुद आ जाएगा। कैसे, ये कैसा दिखता है, त्रिभुज के जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है, वृत्त के जैसा दिखता है। ये कैसे दिखता है, वर्ग के जैसा दिखता है। मतलब क्या हो गया कि दिखता कैसा है, वो समान है। ये त्रिभुज के जैसा दिखता है, ये वृत्त के जैसा दिखता है, ये वर्ग के जैसा दिखता है। तो क्या होगा, आकार समान। लेकिन आमाप की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, नाप की बात करें, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों में फर्क आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। ये इसमें किसका क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो इसका आमाप तो अलग है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे तो इसका
क्षेत्रफल अलग होगा, इसका क्षेत्रफल अलग होगा, तो आमाप भिन्न भिन्न हो गया। यानी कहने का कैसा दिखता है, केवल आकार समान, और आमाप के बारे में इसको कोई मतलब नहीं है। आमाप से कोई भी मतलब नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर हम अपना फिगर को क्या करते हैं, मोबाइल पर फोटो से खींचते हैं और इस फिर फोटो को देखते हैं, तो कभी जूम करके देखते हैं तो बड़ा फिगर हो जाता है, छोटा फिगर हो जाता है, करते हैं। तो ये क्या कि जूम जो करते बड़ा करते हैं, दिखता तो मेरे जैसा है, लेकिन इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो मोबाइल पर जितने सारे फोटो को देखते हैं तो वो आपको समरूप आकृति का ही उदाहरण होगा। तो क्या करेंगे, समरूप आकृति के बारे में, समरूप आकृतियाँ के बारे में, समरूप त्रिभुज के बारे में। समरूप आकृति की परिभाषा होगी वैसी दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिसके आकार समान हो और आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये बड़ा भी है, छोटा भी है, तो आमाप भिन्न भिन्न होगा, समरूप होगा। जैसे हम कहेंगे कि अगर ले लेते हैं वर्ग ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का वर्ग लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का वर्ग ले लेते हैं, तो क्या हो गया, समरूप आकृति होगा। यानी कि सभी वृत्त कह देंगे कि सभी त्रिभुज समरूप होंगे, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि अलग अलग वर्ग होगा। आमाप तो भिन्न भिन्न हो सकता है, तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी मिला। अब एक बात तीसरा में बताया जा रहा है कि इसमें और इसमें देखते हैं तो ये तो दिखता है त्रिभुज के जैसा, आकार तो मिल रहा है त्रिभुज के जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप भी होगा। आमाप से कोई मतलब नहीं है, इसको क्या कहते हैं, समरूप को। तो ये तो दिखता है त्रिभुज के जैसा, ये तो त्रिभुज के जैसा दिखता है, तो इसका मतलब हुआ कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। ये बात स्पष्ट। अब इस पर चेक करते हैं, ये समरूप आकृतियां हैं, क्या वो सर्वांगसम हो सकता है, तो नहीं, ये समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकता है, होना ये कोई जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। बात समझ में आ गया। तो ये भी बात, यही बात को यहाँ लिख दिया गया है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। देखिए ये देखिए सर्वांगसम आकृतियां हैं, ये क्या है, सर्वांगसम आकृतियां हैं। तो ये कैसा दिखता है, त्रिभुज के जैसा दिखता है, तो आकार तो समान है, त्रिभुज के जैसा दिखता है, तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां हो सकता है। लेकिन अगर इसको देखते हैं, इसको क्या समरूप आकृति सर्वांगसम हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है। तो ये तीसरा में ये कहा जा रहा है। अब है कि समरूप के बारे में, चौथा जो समरूप के बारे में बताया गया कि त्रिभुज के समरूपता के बारे में यूनान के गणितज्ञ थेल्स थे, जो कि त्रिभुज के समरूपता के बारे में खोज किए थे। वो क्या खोज किए कि त्रिभुज के संगत भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात, संगत भुजाओं के लंबाइयों का जो अनुपात होगा वह सर्वदा समान होगा और उसका माप पर वह निर्भर नहीं करेगा। इसका खोज किए थे यूनान के गणितज्ञ थेल्स खोज किए थे, जो कि यहाँ पर लिख भी दिया गया है। यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने त्रिभुज की समरूपता पर एक महत्वपूर्ण खोज की थी। क्या खोज की थी? समरूप त्रिभुजों में किन्हीं दो संगत भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात सर्वदा समान होता है तथा उनकी वास्तविक माप पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या कहना चाह रहे थे कि अगर मान लिया जाए दो आप समरूप त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। ये क्या कहे क्या ये 3 है, इस 6 से हम कर लेते हैं, ये 2 ये 4 ये ले लेते हैं
दो ले ले, दो नहीं, दो लेते 3 4 ले लेते हैं, 4 मान लीजिए 4, तो ये 8। ये क्या कहे, एक समझाने के लिए कि क्या यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो कि थेल्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें त्रिभुज के समरूपता पर एक महत्वपूर्ण खोज की थी। क्या की, कहे क्या कि दो समरूप त्रिभुज की जो संगत, दो समरूप त्रिभुजों के किन्हीं दो भुजा, कोई दो भुजा का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, सर्वदा समान होगा। जैसे में क्या कहे कि इसका संगत क्या हो जाएगा, ये भुजा का संगत ये हो जाएगा, इस भुजा का संगत क्या होगा, ये भुजा हो जाएगा, ये भुजा का संगत क्या होगा, ये भुजा संगत होगा। इसका जो अनुपात होगा वह हमेशा समान होगा। कैसे, देख करके देखिए, AB बट्टा इसका संगत होगा DE, आएगा DE। तो AB कितना 6, अब बट्टा में DE कितना 3, काटे 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, यानी कि 2:1 आया। फिर इसको करके देखते हैं, AC के संगत क्या होगा, DF, तो DF दिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 आया, 4 AC 4 है और DF कितना 2 है, तो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहाँ भी आया 2:1। इसी प्रकार से 4 4 दूना 8, यहाँ भी आ जाएगा 2:1, यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा समान होगा। ये थेल्स ने त्रिभुज की समरूपता पर एक महत्वपूर्ण खोज की थी और ये बताए कि त्रिभुज का कोई ज़रूरत नहीं है, माप से कोई मतलब नहीं, ये ऐसा भी हो, ये छोटा है बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये के किन्हीं दो भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात सर्वदा समान होगा, ये कहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया। और त्रिभुज के ये आपको बता दिया गया। अब 4 में देखिए, 4 में देखिए कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। वही बात है, यदि संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपात में हो, संगत भुजाएं अनुपात में हो, त्रिभुज के समरूप होने के लिए संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए, जो कि यहाँ बताया गया। 4 में देखिए, 4 में, और उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत भुजा अगर अनुपात में होता है तो त्रिभुज समरूप होता है। यही बात है मुख्य रूप से, ये भी हो गया। अब देखिए समानकोणिक त्रिभुज के बारे में। समानकोणिक त्रिभुज क्या होता है, अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं, संगत भुजाएं अगर बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा, समानकोणिक होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या कर लें, दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज ले लेते हैं ABCDEF, दो त्रिभुज लिए, ये संगत के बराबर ये संगत हो जाए भुजा, ये भुजा के बराबर ये भुजा हो जाए, और ये भुजा के बराबर ये भुजा हो जाए, तो त्रिभुज क्या होगा, समानकोणिक होगा। यही बात को यहाँ कहा जाए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समानकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समानकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। इस प्रकार से हम बेसिक कंसेप्ट को दिया, सर्वांशम के बारे में दिया, समरूप के बारे में दिया, और इस पर आधारित जितने सारे बात को था समरूप पे वो बताए। तो आप देखिए वीडियो को, कंसेप्ट बनाइए, क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।